नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। और सक्रिय पत्रकारिता 20 साल करने के बाद जो सबसे बड़ा अनुभव मिला वो मैं जरा आपके सामने बता देता हूँ। बड़े बड़े घोटाले की खबरें, बड़े बड़े मामलों की फाइलें या बड़े बड़े मामलों की फाइलों की फोटोकॉपी वो खुद चलकर आपके पास नहीं आती। शिव जी, कोई होता है जो उसकी फोटोकॉपी करता है। अब तो खैर मोबाइल का जमाना आ गया है। शुरुआती दौर में जब कॉपियां हमारे पास आती थी तो फोटो कॉपी आती थी। कोई होता है जो उसको फोटो कॉपी करता है। आज के जमाने में कोई होता है जो मोबाइल से खींचता है। कोई होता है जो जिसको वो बढ़ाता है क्योंकि वो खुद उसको आगे नहीं बढ़ा सकता। कोई होता है जो किसी तीसरे आदमी को बढ़ाता है और वो चौथे आदमी को बढ़ाता है। वो खबर फिर मीडिया में आती है कई लेयर छनकर। और ऐसे में प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बड़े अधिकारी, जो सिर्फ अधिकारी नहीं है शिव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंख, नाक, कान, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, जो आपको कहना है वो आप कह लीजिए, जो आपको समझना है वो आप समझ लीजिए, वो सब कुछ है। कई दो बिरादरी बटी हुई है। एक बिरादरी जो कह रही है बस साफ होने वाला है मामला, दूसरी बिरादरी कह रही है कि नहीं जी वो तो दूध के धुले हुए हैं, कोई आरोप नहीं है। लेकिन इन सबके बीच में जो असली कहानी जो छुप रही है, जो छुपाई जा रही है, भैया अंदर से कौन है जो ये फाइलें लीक कर रहा है? अंदर से कौन है जो वो फाइलें आगे बढ़ा रहा है? क्या वो प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठा हुआ है या वो किसी और कार्यालय में बैठा हुआ है? कोई अधिकारी कर रहा है या किसी मंत्री के इशारे पर हो रहा है? असली कहानी तो ये है शिव जी। और कुछ तथ्यों को उनमें से हम अपनी इस स्टोरी में सामने रखेंगे। और ये भी रखेंगे कि लोग कह रहे हैं कि हिरेन जोशी की छुट्टी हो गई है। तो कौन है? मैं फिर से सवाल उठा रहा हूं, कौन है जिनसे डरकर आज कई पत्रकार, कई संपादक एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं? डराने वाला अभी गया नहीं है, आदेश देने वाला अभी गया नहीं है, या अगर चला गया है तो उसकी जगह पे क्या कोई और आदेश दे रहा है? ये तमाम चीजें अपनी इस स्टोरी में हम बताएंगे और तमाम दर्शकों से कहेंगे कुछ मिनट बने रहिए। एक एक करके हम तमाम तथ्य आपके सामने रखेंगे। और हमेशा की तरह इस स्टोरी की शुरुआत, इस कहानी की शुरुआत भी शिव जी करेंगे अपने शानदार अंदाज में। जय शिव जी। एकाएक सोशल मीडिया पर सैलाब आ गया कि जो साहिबान मैसेज लिखते थे कि आज क्या चलेगा खबरों में, उन साहिबान की कुर्सी खतरे में है। उन पर कई आरोप लग रहे हैं। इस दौरान कई तरीके के तथ्य आ रहे हैं। एक ग्रुप है जो उन्हें बता रहा है कि वो दोषी हैं और वो इस समय ड्रॉप हो गए हैं, और एक ग्रुप वो है जो उन्हें बता रहा है कि वो कहीं नहीं गए हैं। इस दौरान और भी कई ट्विटर पर चर्चाएं हो रही हैं कि एक संपादक हैं, कौन संपादक है नाम नहीं सामने आ रहा है, कौन पत्रकार है नाम सामने नहीं आ रहा है। हाँ, 3 नाम जरूर इस्तीफे के सामने आ रहे हैं, जिनमें एक जो 3 नाम आ रहे हैं उनमें एक नाम हिरन जोशी के इस्तीफे का नहीं आ रहा, लेकिन ये बताया जा रहा है कि उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो वहीं अब एक और सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने अभी लिखा है कि ये पुराना खेल 2014 से खेला जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री के खास लोग हैं उन्हें हमेशा ऐसे ही ट्रैप में फंसाना, और ये बीजेपी अच्छी तरीके से भांप चुकी है। तो भैया तुम क्यों बता रहे हो? हर वक्त का फैक्ट चेक करने वाली पीआईबी ने अब तक ये चेक करके नहीं बताया कि ये खबर झूठी है। हर बात का फैक्ट चेक हो जाता है, तुरंत हो जाता है। तो अब तक फैक्ट चेक क्यों नहीं हुआ? और अगर फैक्ट चेक नहीं हुआ तो ये साबित क्यों नहीं कि ये बताया जा रहा है कि हाँ भाई हटा दिए गए हैं? ठीक उसी तरीके से जैसे उत्तर प्रदेश में भी एक सूचना सलाहकार थे, मीडिया सलाहकार क्षमा चाहेंगे, वो हट गए हैं, लेकिन उनकी नेम प्लेट आज भी लगी है। वो हटे कब इसकी भी सूचना नहीं मिली। वो कब क्या हुआ, बेदखल हुए कि नहीं हुए, इसकी भी सूचना नहीं मिली। तो हिरन जोशी की भी नहीं मिलेगी, इसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन ये सब इतनी खबरें चल रही हैं, इस पर विराम क्यों नहीं, इस पर रोक क्यों नहीं? उनके इस्तीफे के थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर पहले एक इस्तीफा होता है लॉ कमीशन से, जैन साहब का। उसके देर आधी रात जाके शाम होते होते एक इस्तीफा हो जाता है नवनीत सहगल जी का, प्रसार भारती के पद से। सभी महत्वपूर्ण पद और सबके कागज पत्तर भी कुछ कुछ आ रहे हैं, किसी की कंपनी बेटे के नाम से आ रहे हैं, किसी के किसी नाम से आ रहे हैं। आखिर ये सब खेल है क्या? कभी कभी तो ये लगता है कि कांग्रेस से कई कदम आगे चली गई बीजेपी भ्रष्टाचार में। ये कब परतें खुलेंगी, इनका कब खुलासा होगा?
आखिर विपक्ष सवाल उठाता है, उसका जवाब नहीं देता। पहले चुनाव आयोग, पहले भाजपा ने यह बनाया कि विपक्ष के किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे, फिर विभागों ने मनाना शुरू किया, अब चुनाव आयोग ने तो खुली चुनौती दे दी है कि विपक्ष की एक भी एप्लीकेशन का जवाब नहीं दिया जाएगा, चाहे सर से ऊपर हो जाओ नीचे आ जाओ। ऐसे में संतोष जी, इस पूरे मामले का, पूरे घटनाक्रम का कुछ समझ में आ रहा है? सच्चाई तो मैं आपसे क्या पूछूं, हमें नहीं मालूम है तो आपको भी उतना ही मालूम होगा, थोड़ा ज्यादा मालूम पड़ गया होगा, क्योंकि आप तो कभी न कभी गाए बगाए उसी ग्रुप में भी रहे हो। लेकिन सच्चाई हम आप पे थोप कर आपको फंसाने का प्रयास नहीं करेंगे। मैं ये पूछ रहा हूं, जानकारी क्या है? नहीं शिव जी, ये जानकारी जो है ये अपने आप में विस्फोटक जानकारी है। और मेरे कई सारे करीबी मित्र अभी भी इस पूरे प्रोसेस से जुड़े हुए हैं, तो बहुत नाम लेकर तो मैं नहीं बता पाऊंगा, इसके लिए मैं पहले से ही क्षमा मांग लेता हूं। लेकिन इस पूरी कहानी के कई किरदार हैं। ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी एक झोला उठाकर चल लेंगे, उनका कोई परिवार नहीं है, लेकिन बाकियों का तो परिवार है। और जब मैं इन बाकियों का जिक्र कर रहा हूं तो इसमें मंत्री भी हैं, इसमें नेता भी हैं, इसमें अधिकारी भी है और कुछ पत्रकार भी है। सीधे सीधे कह रहा हूं कि कुछ पत्रकार भी है। सबसे पहले इसके किरदार के मैं कई अहम, इस कहानी के कई किरदार आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ हिरण जोशी ही नहीं, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो नवनीत सहगल भी इसके किरदार है, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो लॉ कमीशन के सदस्य हितेश जैन भी इसके किरदार है, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एक महिला जो हिमानी सूद नाम लिया जा रहा है वो भी इसके अहम किरदार है। लेकिन एक अहम किरदार जो आईएफएस अधिकारी रह चुके हैं, कई देशों में एम्बेसडर रह चुके हैं और पिछले कई वर्षों से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में ना जाने क्यों, मैं फिर से सवाल उठा रहा हूं, ना जाने क्यों और किस वजह से मंत्री बने बैठे हुए हरदीप सिंह पुरी जी। इस देश में वो पहले मंत्री हो जाएंगे जिन्होंने एक्स पर पोस्ट करके ऐलान कर दिया था कि भारत अमेरिका के सामने झुक गया है। कुछ दिन पहले पोस्ट किया था ना उन्होंने कि हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट और गैस जो है वो अमेरिका से खरीदेंगे। खुले तौर पर ऐसा ऐलान उन्होंने कर दिया। इतनी हिम्मत कहां से आती? कई बार विवादों में फंसे, अक्खड़ स्वभाव के हैं, वो भी रिपोर्टरों को कुछ समझते नहीं है अपनी रॉ में, संपादकों से बात करना ज्यादा पसंद करते हैं वो। मुझे तो याद है कि मैं कई स्टोरी को लेकर उनसे रिएक्शन मांगता था, वो रिएक्शन देते नहीं थे। एक बार कुछ एंटी स्टोरी आई, मैंने तुरंत भेज दिया कि भाई ये मैं कर रहा हूं, अगर आप रिएक्शन देंगे तो वेल एंड गुड है, रिएक्शन नहीं देंगे तो भी मैं इस स्टोरी को करूंगा। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, 5 या 6 सेकंड के अंदर उनका फोन आ गया था शिव, 5 या 6 सेकंड के अंदर। जहां तक हिरेन भाई जोशी जी का सवाल है, इनके बारे में भी थोड़ा सा मैं व्यक्तिगत अपना अनुभव पहले बता देता हूं, क्योंकि मैं बीजेपी बीट ही कवर कर रहा था, पीएमओ बीट भी मुझे मिली थी। उनको मालिकों को और संपादकों को व्हाट्सएप भेजना, वो जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट होती है ना, वो भेजना बहुत पसंद था। रिपोर्टरों में 2-4 गिने चुने रिपोर्टर उनके थे जिनको वो भेजा करते थे। एक बार मैंने ऐसे कहा कि भाई साहब मुझे भी भेज दिया कीजिए। मैं ये डिस्क्लेमर कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि लोग कहे कि व्यक्तिगत वजह से कह रहे हैं, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैंने कहा मुझे भी भेज दिया कीजिए, खबरें करनी होती है। तो उन्होंने मुझे किसी एक बड़े पत्रकार का, संपादक का, पत्रकार कम संपादक थे, वो एक्स पर किया गया पोस्ट भेज दिया कि आप उठा लिया कीजिए। तो मैंने हंसते हुए और स्माइली भेजते हुए उन्हें कहा कि अगर दूसरों से ही मुझे उठाना है तो पीएमओ की खबर तो मैं किसी भी सोर्स से फिर कर लूंगा, फिर तो आपकी जरूरत ही नहीं है, 2 मिनट आगे 2 मिनट पीछे, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। तो थोड़े से तल्ख शब्दों में उन्होंने टिप्पणी की। लेकिन मेरे लिए सौभाग्य की बात यह थी कि उस समय जो मेरे संपादक थे, मैं चूंकि आईएनएस में काम कर रहा था, अडानी मीडिया ने तब तक खरीदा नहीं था, तो उस समय जो मेरे संपादक थे वो भी थोड़े से मेरे टाइप के अक्खर स्वभाव के थे, तो बहुत ज्यादा जोशी जी के संदेशों को वो संज्ञान में लिया नहीं करते थे, नहीं तो नौकरी तो कब की चली गई होती। तो ठीक है, अब आते हैं इसमें। पहले दर्शकों को बता देता हूं कि प्रधानमंत्री कार्यालय होता क्या है। देखिए, प्रधानमंत्री, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री वाकई एक बहुत बड़ा दायित्व होता है शिव, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आपका सरकार, आपके मंत्री होते हैं, अधिकारियों का एक समूह होता है, लेकिन मंत्री आमतौर पर पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ज्यादा आते हैं। मंत्री क्या होते हैं, अगर वो ताकतवर मंत्री हो, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में आप समझ लीजिए कि लालकृष्ण आडवाणी, या अभी नरेंद्र मोदी की सरकार में आप समझ लीजिए अमित शाह, तो वो चीजों को कंट्रोल करके रखते हैं। लेकिन इससे पहले की सरकार में राजनाथ सिंह तो चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। हालत ये हो गई थी कि गृह मंत्री होते हुए उनको मीटिंग लेने के लिए एनएसए यानी डोभाल साहब के यहाँ जाना पड़ता था शिव, गृह मंत्री होते हुए। अच्छा, राजनाथ सिंह शायद इस देश के इतिहास में इकलौते ऐसे गृह मंत्री होंगे जो शुरू के कुछ महीनों को छोड़ दिया जाए शिव जी, तो कभी भी अपने कार्यालय में फ्रंट गेट से नहीं गए थे। पता है क्यों?
फ्रंट गेट पे मीडिया रहती थी, फ्रंट गेट पे मीडिया रहती थी। तो वो ऐसे गृह मंत्री थे 2014 से 2019 तक, जो पीछे वाले गेट से जाया करते थे जहां पे मीडिया नहीं रहा करती। तो उस समय बहुत स्ट्रांग थे। अब हिरेन भाई जोशी, ये बात सही है, भाई लगाते हैं, मैं भाई उनको कह नहीं सकता, भाई लगाते हैं, क्योंकि गुजराती में है इसलिए कई बार निकल जाता है। हिरेन जोशी जो है, गुजरात से नरेंद्र मोदी के साथ तो थे, लेकिन जब तक जगदीश ठक्कर जीवित रहे थे, तब तक नरेंद्र मोदी के आंख, नाक, कान, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड ठक्कर साहब ही बने रहे। उनके जाने के बाद धीरे 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 हिरेन जोशी मजबूत होते चले गए, प्रधानमंत्री कार्यालय में मजबूत होते चले गए। यहां तक कि आप समझ लीजिए कि जो सूचना कम्युनिकेशन का जो उनको दायित्व दिया गया था, यानी खासतौर से मीडिया को कंट्रोल करने का, मीडिया तक खबरें पहुंचाने वाली जो भारत सरकार की, जिसका आपने जिक्र किया ना, पीआईबी फैक्ट चेक, पीआईबी के अधिकारियों को भी एक तरह से उन्होंने अपमानित करना शुरू कर दिया था। कई पीआईबी के अधिकारी तो हमेशा इतने तनाव में रहते थे कि उनका पारिवारिक जीवन भी अजीब तरह के कलह में गिर गया था। इतना ज्यादा प्रेशर था। प्रेशर किस बात का था? अब हिंदी मीडिया में कुछ छपे, उर्दू मीडिया में कुछ छपे, बंगाली, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम में कुछ छपे, किसी भी देश के छोटे से हिस्से में किसी अखबार में कुछ छप जाए। आमतौर पर सरकारें इसका बहुत ज्यादा संज्ञान नहीं लेती जब तक कि खबरें बहुत बड़ी ना हो या उसका कुछ इम्पैक्ट ना हो। लेकिन यहाँ क्या था, कहीं भी दूर दराज के इलाके में छपे किसी अखबार में एक छोटी सी खबर उठा लेंगे और भेज दिया जाएगा कि इसको रोक क्यों नहीं पाए आप लोग, इसको देखा क्यों नहीं आपने, ये खबर कैसे छप गई। अब बताइए, दिल्ली में बैठा हुआ एक अधिकारी क्या ये करता रहेगा कि भाई, आप समझ लीजिए कि गुजरात के एक छोटे से गांव में कोई अखबार चलाने वाला व्यक्ति है, उसने कैसे खबर छाप दी। हाँ, ठक्कर साहब के जमाने में जब 2014 में पीएम बने थे तो 6-7 महीने के लिए दिक्कत और एक अफसरों को हुई थी, जैसे मैं आपको बता दूं। प्रधानमंत्री के पास कई सारे अखबारों की कटिंग जाती है, उसकी एक पूरी मोटी फाइल बनती है सिर्फ। आमतौर पर ये फाइलें लैंग्वेज के हिसाब से बनती है, और मान लीजिए कि अगर वो किसी और लैंग्वेज में वो फाइल है जिसका जो भाषा प्रधानमंत्री को नहीं आती, कोई भी बने रही, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं, कोई भी हो, तो फिर उस लैंग्वेज में उसकी ट्रांसलेट कॉपी रखी जाती है। जब नए नए आए तो ठक्कर साहब का आदेश आया कि जितनी खबरें आप हमें भेजोगे उसका गुजराती ट्रांसलेशन भी भेजना हो, यानी हिंदी अखबार, अंग्रेजी अखबार, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, उसका आपको गुजराती ट्रांसलेशन भी भेजना पड़ेगा। पीआईबी के पास उतने गुजराती ट्रांसलेटर तो थे नहीं, क्योंकि मैं कई मंत्रालय कवर करता था तो मुझे पता है पीआईबी के अधिकारियों की नींदें उड़ गई थी। लेकिन धीरे धीरे ठक्कर साहब ने भी समझ लिया, धीरे धीरे चीजें मैनेज होती चली गई। उनके जाने के बाद जो ओएसडी बने मीडिया और इन सब चीजों के, वो धीरे धीरे उन्होंने बड़ा आसान सा तरीका अपना लिया। आसान सा तरीका, देखिए मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ, भले ही लोग इसको माने या ना माने, रिपोर्टर जो है ना, आप उसको 9 काम में दबा दोगे लेकिन एक ना एक वो ऐसी खबर जरूर निकाल देगा जिससे आप परेशान हो जाओगे। ये एक सच्चाई है, ये एक सच्चाई है। रिपोर्टिंग का फॉर्मूला बिल्कुल उसी बेस पे चलता है जैसे ट्रेड यूनियन चलती थी ना, कि 100 की मांग करो, अगर 10 भी देने को तैयार हो जाए मालिक, तो ये आपकी जीत है। बतौर पत्रकार मैं भी मानता हूँ बहुत सारे दबाव, बहुत सारे प्रेशर होते हैं, लेकिन अगर आपने 10 में से एक भी अच्छी खबर आपने ऐसी कर दी जिससे आपकी आत्मा को संतोष मिले, तो वो एक बड़ी चीज होती है। तो उनको लगा कि रिपोर्टर को कितना भी कंट्रोल करते हैं, कुछ ना कुछ चीजें निकाल ही लेते हैं ये लोग, ये लोग तो काबू में आएंगे नहीं, इन पे कैसे कंट्रोल किया जाए। और रिपोर्टर अपनी रॉ में रहता है, रिपोर्टर को आप डरा धमका नहीं सकते। मैं सीधे सीधे बता रहा हूं, ये इस सिलसिला शुरू कब से हुआ जरा मैं बताता हूं। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कांग्रेस की सरकार वाले डराते नहीं थे, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकारों में चाहे कपिल सिब्बल हो या पी चिदम्बरम हो, वो डराते नहीं थे, करते थे। वो भी संपादकों को फोन करते थे, वो भी शिकायत किया करते थे, लेकिन संपादक उसको झेल लिया करते। जब इनको लगा कि काबू में नहीं आ रहे हैं, तो इन्होंने टॉप से शुरू किया। सिर्फ टॉप मतलब संपादक नहीं, टॉप मतलब मालिक, मालिक का शुरू किया, संपादक का शुरू किया, फिर अखबार हो या टीवी चैनल की हायरार्की में जो प्रभावी भूमिका में जो पत्रकार आते हैं, उनको इन्होंने हैंडल किया। तो फिर मालिकों की ब्रॉडकास्ट ग्रुप अलग है, ब्रॉडकास्ट ग्रुप तो सब जानते ही हैं। संपादकों की ब्रॉडकास्ट ग्रुप अलग है, बड़े पत्रकारों की ब्रॉडकास्ट ग्रुप अलग है, कुछ बीट पत्रकारों की ब्रॉडकास्ट ग्रुप अलग है, और कुछ छोटे पत्रकारों की, हम जैसे छोटे पत्रकारों की ब्रॉडकास्ट ग्रुप अलग थी। और पीएमओ में एक अधिकारी और रखे गए जिनके अभी प्रमोशन की चर्चा हो रही है, उनका उन्होंने भी एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना रखा था कि कैसे आगे बढ़ानी है। खैर उसमें तो खबरें आती, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण ब्रॉडकास्ट ग्रुप थे, मालिक, संपादक और बड़े पत्रकारों वाले,
उसमें आदेश आता है। क्या आदेश आता था? ये खबर चलानी है इस एंगल से, ये खबर नहीं चलानी है, इस खबर का ये एंगल होना चाहिए। और अगर आपने गलती से जर्नलिज्म के सिद्धांत के आधार पर कोई खबर चला दी, तो फिर वो ऐसे-ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए तारीफ किया करते थे, दर्शक मेरे कम कहे को ज्यादा समझ गए होंगे। उसका जिक्र मैं उन शब्दों का जिक्र मैं यहां कर नहीं सकता। अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया था, लोगों को पता होगा। अब आते हैं इसकी पूरी कहानी पर। आखिर इतने ताकतवर अधिकारी जो प्रधानमंत्री के आंख, नाक, कान सब है, प्रधानमंत्री जिनकी नजर से दुनिया देखते हैं, जो प्रधानमंत्री को ये बताते हैं कि साहब क्या छप रहा है, क्या नहीं छप रहा, जो प्रधानमंत्री को ये बताते हैं कि अंबानी का मीडिया कंट्रोल में है कि नहीं, जो प्रधानमंत्री को ये बताते हैं कि अडानी का मीडिया चाहे वो एनडीटीवी हो या आईएनएस हो कंट्रोल में है या नहीं, जो प्रधानमंत्री को ये बताते हो कि भैया पुरी का मीडिया जो है वो कंट्रोल में है नहीं, है या नहीं, जो ये बताते हो कि सरकार साहब का मीडिया जो एबीपी ग्रुप है वो कंट्रोल में है या नहीं, और उसके आधार पर वही तय करते हैं कि साहब वो ग्रुप जो है ना वो कंट्रोल में नहीं है, तो उनके जो क्या बोलते हैं उसको कॉन्फ्रेंस समिट वमिट होता है ना जिसमें प्रधानमंत्री जाते हैं, उसमें नहीं जाना है। जैसे एबीपी से कई समय तक नाराजगी रही, तो एबीपी के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जाना छोड़ दिया था और बाकी मंत्रियों ने भी जाना छोड़ दिया था, और कई नेताओं ने, मंत्रियों ने एबीपी के रिपोर्टरों के साथ टिक-टैक या जो इंटरव्यू फॉर्मेट में होता है वो भी देना छोड़ दिया। बाद में मैनेज हुआ, जैसे भी मैनेज हुआ। एक समय एक बड़े सबसे तेज ग्रुप के साथ उनका विवाद हुआ तो वहां भी जाना छोड़ दिया गया, और वहां एक बड़ी भूमिका में जो थे उनको जबरदस्ती छुट्टी पे भिजवा दिया गया। इस तरह की कई चीजें हैं, जब मैनेज हो गया तो फिर वो बड़े रोल में आ गया। अब ये खबर क्या उठ रही है, पहले नवनीत सहगल का इस्तीफा। नवनीत सहगल क्या है हमारा, आप जानते हैं, बड़े एक जादूगर टाइप के अधिकारी। जादूगर मैं क्यों कह रहा हूं आप समझ रहे होंगे, उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप बहुत गहराई से आप देखते रहे हैं। तीन ध्रुव, तीन नेता, तीनों का अलग अलग नेचर, तीनों का अलग अलग वर्किंग स्टाइल, और तीनों के चहेते अधिकारी बन गए। मायावती, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ। आप तुलना कर सकते हैं तीनों की, तीनों बिल्कुल डिफरेंट है, तीनों बिल्कुल डिफरेंट है, और तीनों के चहेते अधिकारी बन गए। और जब रिटायर हुए तो फिर ये करके सेट कर लिया कि आपको तो दिल्ली आना ही है, मुझे पहले भेज दीजिए। अब वो दिल्ली आ गए। दिल्ली आकर वो बाकी सब चीजें तो करते रहे, लेकिन प्रसार भारती में उन्होंने कई और चीजें भी खेल कर। देखिए दूरदर्शन जो क्या है पता है, दूरदर्शन का मतलब है प्रधानमंत्री का चेहरा चमकाना। अब दूरदर्शन के अधिकारी कुछ समझदार हैं तो वो गृह मंत्री का भी चेहरा चमकाते रहते हैं। मोदी सरकार का हर कैबिनेट मंत्री एक दिन में 3 से 4 कार्यक्रम करता है सिर्फ। एक दिन में 3 से 4 कार्यक्रम, ये मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको। क्या सभी मंत्रियों की खबरें दूरदर्शन पे चलती देखी है आपने? नहीं। नहीं देखी है। तो ये मंत्री जो है वो प्रसार भारती के चेयरमैन के आगे पीछे एक तरह से घूमते रहते हैं। मैं सीधे सीधे कह दूं, बहुत सारे राज्य मंत्री जो है, बहुत सारे कैबिनेट मंत्री जो है, पहले अपने अधिकारियों के जरिए दूरदर्शन को सेट करने की कोशिश करते हैं। जब दूरदर्शन सेट नहीं हो पाता है तो फिर मंत्री खुद अपने जरिए सेट करते हैं कि अरे साहब कभी कभी हमारी खबर भी दिखा दिया करो। तो इधर से कह दे कि अरे सर बहुत दिक्कत है, आप समझ रहे हैं ना, ये कार्यक्रम है प्रधानमंत्री जी का, ये कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम है, और इतना स्पेस नहीं बचता। अब जब प्रधानमंत्री का ही नाम ले लिया तो फिर किस मंत्री की हिम्मत है कि कुछ और बोले, फिर किस राज्य मंत्री की हिम्मत है कि कुछ और बोले। अच्छा, इस बीच में एक दूसरा फर्क वर्किंग स्टाइल हो गया था, जो आप इसका हितेश जैन का जो जिक्र आया है वो समझिए कि कैसे आ रहा है। देखिए सरकार के तहत बहुत सारे आयोग होते हैं, बहुत सारे अलग अलग आयोग हो लीजिए, या बहुत सारे अलग अलग पीएसयू की समितियां होती है, अलग अलग मंत्रालयों की समितियां होती है, कई सारे होते हैं जिस पर आमतौर पर नियुक्ति करने का अधिकार मंत्री को होता है। शिव जी, लेकिन मोदी सरकार में क्या हो गया कि वो सारी शक्तियां सेंट्रलाइज हो गई। अब जैसे मेरे पास कागज है, आप मान लीजिए कि जो रजिस्टर का कागज है ये सफेद कागज है, इसी तरह से एक पीला कागज होता है, छोटा सा पीला कागज, जो नोटपैड वाला कागज होता है, उस नोटपैड पे एक नाम लिखा जाता है और उस नाम को संबंधित मंत्री के कार्यालय में भेज दिया जाता है। कहां से भेजा जाता है? प्रधानमंत्री कार्यालय से। ठीक है, और उसके बाद धीरे से फोन करके कह दिया जाता है कि इनको इस कमीशन में डालना है, इनको इस पीएसयू में डालना है। अब बताइए कि प्रधानमंत्री की सहमति से अगर 90 नाम भेज रहा है, तो अगर आपको 100 स्लिप भेजनी है पीली पर्ची, तो उसमें 10 नाम तो अपने घुसा ही सकते हैं ना। किसी मंत्री की हिम्मत है कि पूछ ले प्रधानमंत्री से कि साहब आप ही ने नाम भेजा था कि नहीं भेजा था?
बिल्कुल। ये जो हितेश जैन है, ये उसी तरह के, ये उसी तरह का मामला है कि इनको नवनीत सहगल ने, इनको जो हिरेन जोशी ने वो घुसाया, सदस्य बनाया और इन पर कई तरह के आरोप लगे। अब हिमानी सूद जो है वो विदेश गई और उनके कार्यक्रमों के पोस्ट जो है वो हमारे एम्बेसी ने पोस्ट किया। अब वो सरकारी खर्चे पे गई, किसने खर्चा किया, किसका पैसा लगा, या निजी खर्चे पे गई, या पैसा किसी और ने किया, या पीली पर्ची पे किसी को भेज दिया गया होगा कि भैया इस सबका पूरा जो है वो आपको करना है। ये दो चीजें हो गई। अब इसमें जो चीजें निकल रही, बैटिंग ऐप का नाम आना, और वो भी कौन से बैटिंग ऐप का नाम, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले भूपेश बघेल को कितना परेशान किया गया, याद है? जी। उनके बेटे को गिरफ्तार कर किया गया और हालत ये हो गई कि उनके बेटे के जन्मदिन के दिन बाप को बेटे से मिलने नहीं दिया गया। ऐसा भी हुआ है इसमें। अब भूपेश बघेल दोषी है या नहीं, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर रहा। भूपेश बघेल के बेटे दोषी है कि नहीं, मैं इस पे भी कोई कमेंट नहीं कर रहा। लेकिन ये कानूनी हक है कि एक पिता अगर अपने बेटे से मिलना चाहता है तो आप उसको मिलने से कैसे रोक सकते हैं? ये तो अंग्रेजों के काल में भी नहीं हुआ था। उस समय भी मिलने दिया जाता था परिवार के सदस्यों को। अब आते हैं असली कहानी पे। क्या हिरेन जोशी की छुट्टी हो गई है? नहीं हुई है अभी तक शिवजी, अभी तक नहीं हुई है, परमानेंटली ऑफिशियली नहीं हुई है। खबरें आई, सच सामने आया, विदाई की बात निकल के सामने आई। हमको लग रहा है संतोष जी अब होगी भी नहीं, क्योंकि इतनी खबर चल चुकी है। अगर हुई तो फिर प्रधानमंत्री कार्यालय को जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। नहीं, आज की तारीख में तो मैं इसका जवाब देने की हालत में नहीं हूं शिव जी। मैं सिर्फ आपको घटनाक्रम बता सकता हूं अपने दर्शकों को कि आरोप लगे, नाम सामने आया, लेन देन की बात हुई, कई तरह के गंभीर आरोप लगे, प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी पर लगे, प्रधानमंत्री के राइट लेफ्ट हैंड पर लगे, प्रधानमंत्री के आंख नाक कान पर लगे। तो देर सवेर उन आरोपों के छींटे उस पर भी तो पड़ते जिनका, जो कहते हैं कि मेरा तो कोई परिवार नहीं है, मैं तो झोला उठा के चल जाऊंगा। पड़ता कि नहीं पड़ता? तो ये कहा गया कि थोड़े दिन छोड़ दो, लेकिन जैसे ही ये लगा कि थोड़े दिन छोड़ दो तो वहां से चीजें आ गई कि भैया अगर जुबान खुल जाएगी तो बहुत कुछ बोल दूंगा। अब बहुत कुछ बोल देंगे तो चीटे छोड़िए, वो तो पूरा का पूरा कीचड़ पड़ जाएगा कपड़ों पे। फिर जहां से ये खबरें निकलवाई जा रही, जहां से ये खबरें बताई जा रही, वहां भी कुछ संपर्क साधा गया होगा। क्योंकि निश्चित। प्रधानमंत्री कौन नहीं बनना चाहता है शिव जी? मैं दर्शकों से कहूंगा कम कहे को ज्यादा समझिए। प्रधानमंत्री कौन नहीं बनना चाहता है? और अगर प्रधानमंत्री के राइट लेफ्ट हैंड के खिलाफ इतनी चीजें निकल कर सामने आ रही है तो यकीन मानिए कि बिना सरकार के अंदर किसी व्यक्ति के, टॉप लेवल के किसी व्यक्ति के मिलीभगत की ये सब कुछ नहीं हो सकता। और फिर ये हुआ कि अब इसको मैनेज कैसे किया जाए। देखिए, ये जो चिंगारी सुलगी, आग लगने वाली थी, पूरा का पूरा बवंडर जो था, पूरा का पूरा जो ये झूठ पर खड़ा किया गया साम्राज्य जलने वाला था। लेकिन उस चिंगारी को एक बड़ी दरी डालकर अभी बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन वो कोयला है और कोयले की चिंगारी कभी बुझती नहीं है शिव जी। वो कभी ना कभी आएगी, कभी ना कभी निकलेगी। कब निकलेगी, कैसे निकलेगी, मैं नहीं कह सकता। लेकिन फिलहाल हिरेन जोशी की छुट्टी नहीं हुई है। आगे क्या होगा, आगे कैसे होगा, आगे क्या निकलेगा, ये फिलहाल नहीं कह सकता। और जो व्यक्ति उनके खिलाफ ये तमाम खबरें लेकर आ रहे थे, क्या आने वाले दिनों में वो कुछ बड़ा लेकर आएंगे? क्या वो कुछ बड़ा प्लान करेंगे? क्या सीधे लेन देन के दस्तावेज रखेंगे? क्या फाइनेंशियल लेन देन के दस्तावेज रखेंगे? या इससे भी बड़ी बात बोलता हूं मैं कि क्या आने वाले दिनों में इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ ऐसा आने वाला है जिससे इस देश की राजनीति में हंगामा मच जाएगा? कहने वाले बहुत कुछ कह रहे हैं, कहने वाले बहुत कुछ कह रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने पोस्ट डिलीट कर दिया था, लेकिन क्या होगा, कैसे होगा, ये फिलहाल कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये तय मानकर चल लीजिए कि प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर जो बवाल खड़ा हो गया है वो अब दबने वाला नहीं है, वो अब थमने वाला नहीं है। और जाते जाते फिर मैं बताऊंगा, मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि अब टाइमलाइन देख लेना। 2 दर्जन के लगभग पत्रकार और संपादक फेवर में ट्वीट कर रहे हैं सिर्फ। किसके? कि भाई ये तो जन्म जन्म का साथ है मोदी और जोशी का, ये जन्म जन्म का साथ कैसे टूटेगा। कोई कह रहा है ये अटल साथ है, ये अटल साथ कैसे छूटेगा। कोई कह रहा है कि भाई 2014 से मोदी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए उनके करीबी व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा है।
अब अगर प्रधानमंत्री कार्यालय में इस तरह की चीजें हो रही है, ऐसा आरोप लग रहा है, तो इसका जवाब उन पत्रकारों को देना चाहिए, संपादकों को देना चाहिए, या सरकार के किसी बड़े अधिकारी या सरकार के किसी बड़े मंत्री को ऑन रिकॉर्ड देना चाहिए। चलिए, आपने मैं बहुत जनता से लंबी कहूंगा इस सवाल का जवाब दे हमें जरा कि क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नहीं, सवाल आपका भी और हमारा भी यही है कि आखिर सच क्या है? कुछ तो जनता को भी अपनी राय रखनी चाहिए। इतना बड़ा बवंडर मचा हुआ है, तो थोड़ी बहुत तो चपेट और हवा जनता को भी लग रही होगी, उसे भी सोचना चाहिए। फिलहाल संतोष जी, आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और एक चीज और शिव जी, सिर्फ एक चीज और, सहगल साहब इतनी आसानी से खत्म होने वाले नहीं है, ये भी आप तय मान लीजिए। वो तो दिल्ली और लखनऊ दरबार की थोड़ी सी कोई टसल चल रही है, उसमें हो सकता है कई चीजें आ गई हो, उनके बेटे को लेकर कई चीजें कही जा रही है, हालांकि उनमें भी कई तरह की सफाई आ रही है, लेकिन बहुत जल्दी वो एक नई भूमिका में आपको नजर आएंगे। अगर, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर ये जो तमाम बीजेपी में जो घमासान चल रहा है, क्योंकि अब सबकी पोल खुलने वाली है, तो जब सबकी पोल खुलेगी तो सब एकजुट बैठ जाएंगे ना, तो फिर कुछ बड़ा उनके हाथ में मिलता हुआ आपको नजर आएगा। चलिए, आपका आभार, धन्यवाद और नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।